हेलो गाइस, वेलकम है आपको मेरे चैनल बिगनर्स में। मैं अजीज कुरैशी और आज आपके सामने नए टॉपिक के साथ में। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक जो है वो है एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब और एनजी ट्यूब जो है, इसका जो दूसरा नाम है वो राइल्स ट्यूब। हम लोग राइल्स ट्यूब भी बोलते हैं इसको, राइल्स ट्यूब। आज का जो अपना टॉपिक जो है वो एनजी ट्यूब है या फिर राइल्स ट्यूब है। देखो, एनजी ट्यूब के लिए क्या बोलते हैं हम लोग। देखो, एक्चुअली में होता क्या है कि ये होता है नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। अब देखो, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो इसमें दो वर्ड हैं। एक तो नेजो मीन्स नोज और गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक मीन्स स्टोमक। ठीक है, एक तो हो गया नेजो, नेजो मीन्स नोज और गैस्ट्रिक मीन्स स्टोमक। तो अपन क्या बोलते हैं, ये जो ट्यूब है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, नोज से कहाँ जाएगी, स्टोमक में जाएगी। समझ में आई मेरी बात। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या फिर राइल्स ट्यूब। सही है, ओके। अपन क्या बोलते हैं कि इट यूज टू इंट्यूबेट द स्टोमक। स्टोमक जो है, इस स्टोमक को क्या करना है, इंट्यूबेट करने के लिए हम जो ट्यूब काम में लेते हैं उसको बोलते हैं एनजी ट्यूब। अपन बोलते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टार्ट फ्रॉम, या फिर कहाँ से कहाँ तक, तो ये होता है कहाँ से, नोज टू स्टोमक। समझ में है मेरी बात, ओके। अब देखते हैं कि एनजी ट्यूब और राइल्स ट्यूब जो है, ये अगर पेशेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, पेशेंट पे अप्लाई कर रहे हैं, या फिर ये प्रोसीजर हम जो कर रहे हैं एनजी ट्यूब या फिर राइल्स ट्यूब प्रोसीजर हम लोग कर रहे हैं, तो इसके पीछे पर्पज़ क्या होता है, ये एनजी ट्यूब हम लोग क्यों काम में लेते हैं। तो देखो, पर्पज़ के लिए अपन बोले हैं, तो पर्पज़ के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि ये देखो क्या होता है कि ट्यूब फीडिंग जो होती है, यानी पेशेंट जो है वो अगर अनेबल है माउथ से इंटेक करने के लिए जो भी न्यूट्रिशंस वगैरह हैं जो भी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि वाया जो एनजी ट्यूब है वो टेम्परेरी, अपन बोलते हैं कि जैसे मान के चलो नेचुरल जो है वो क्या है, अपने इसोफेगस होती है, नेचुरल जो फूड पाइप होती है। बट ये क्या होती है, ये एक्चुअली में आर्टिफिशियल पाइप का काम करता है नेजोगैस्ट्रिक। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या करना है, पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। तो क्या क्या बोलते हैं हम लोग, टू प्रोवाइड फीडिंग और decompress the stomach by removing fluid and gases। अब देखो, इस टॉपिक, ये पहला जो पर्पज़ है, इस पर्पज़ को समझो। पहले बात तो आपको समझ में आएगी, हम लोग एनजी ट्यूब क्यों करते हैं, तो ट्यूब फीडिंग करवाते हैं। पेशेंट को फीडिंग करवाने के लिए हम क्या करते हैं, एनजी ट्यूब का काम में लेते हैं। दूसरा पर्पज़ इसके लिए क्या होता है कि डीकम्प्रेस द स्टोमक। अब देखो, डीकम्प्रेस द स्टोमक, ये आपके लोग को क्लियर होना जरूरी है। देखो, डीकम्प्रेस का मतलब क्या है, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो दबाव कम करना। अब दबाव कम करना किसके अंदर, स्टोमक के अंदर। मान के चलो एक्सेसिव फीडिंग हो गई, ठीक है, ओवर फीडिंग हो गई, या फिर अपन बोलते हैं कि गैसेस है, वो गैसेस क्या हो गया, अक्यूमुलेट हो गई। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इससे क्या होगा, पेशेंट जो है वो क्या होगा, कंफर्ट नहीं होगा। समझ में आया मेरे बात। अगर ओवर फीडिंग है, या फिर बोलते हैं कि जो कंप्रेशन बन रहा है स्टोमक के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को बेटर फील नहीं होगा। तो क्या होता है, रिलैक्स फील नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टोमक को अगर हमें क्या करना है, वहाँ से अगर गैसेज रिमूव कराना है, फिर जो फ्लूइड जो है वो फ्लूइड को अपन क्या करते हैं, जो गैस्ट्रिक कंटेंट जो है उसको बाहर निकालते हैं। तो इससे क्या होगा, डीकम्प्रेशन होगा। डीकम्प्रेशन से क्या होगा, पेशेंट जो है वो वेल फील करेगा। समझ में मेरी बात। तो फर्स्ट वन जो पर्पज है वो क्या है, टू प्रोवाइड फीडिंग और डीकम्प्रेस द स्टोमक बाय द रिमूविंग गैस्ट्रिक कंटेंट, फ्लूइड और गैसेस। समझ में मेरी बात, ओके। याद रखना, गैसेस को अगर रिमूव करना है इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे एक एनिमा काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं कार्मिनेटिव एनिमा। समझ में, कार्मिनेटिव एनिमा हम लोग क्या करते हैं, काम में लेते हैं। सही है, ओके। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, कार्मिनेटिव एनिमा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं
दूसरा पर्पस, तो दूसरे पर्पस की क्या बोलते हैं, टू अलाउ द गैस्ट्रिक यानी सर्जिकल अनास्टोमोसिस टू हील बाय रिड्यूस एक्सटेंशन। समझ में मेरी बात? क्या करते हैं, दूसरा पर्पज क्या है कि क्या करता है, जैसे मान के चलो सर्जिकल अनास्टोमोसिस हुआ है, अगर अनास्टोमोसिस हुआ है तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जिस भी पार्ट की क्या होती है सर्जरी होती है उसको हमें क्या करना पड़ता है, स्टेबल बना के रखना होता है। समझ में, मतलब उसकी मूवमेंट या फिर उसमें स्ट्रेचिंग नहीं होनी चाहिए अगर आपको जल्दी हील करना है तो उसको। तो यही कारण है इसमें भी कि अगर गैस्ट्रिक अनास्टोमोसिस हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, मान के चलो वहाँ पे अगर ओवर फीडिंग हो रही है या फिर गैसेस कंटेंट हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो अनास्टोमोसिस में क्या होगा, स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच की वजह से वो जल्दी हील नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं, एनजी ट्यूब या फिर राइल्स ट्यूब का क्या करते हैं, काम में लेते हैं। समझ में आया मेरी बात? ओके, नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो टू रिमूव टॉक्सिक कंटेंट फ्रॉम द स्टोमक जो है उस स्टोमक से क्या करते हैं, जो टॉक्सिक कंटेंट या फिर कोई पॉइजनिंग क्या कर लिया, किसी पेशेंट ने इंटेक कर लिया तो उसको हमें रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, एनजी ट्यूब हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं। समझ में? ये नेक्स्ट पर्पस हो गया। फिर अपन बात करें, कोई हमें मेडिकेशन क्या करनी है, पेशेंट को देनी है, तो मेडिकेशन पेशेंट को देनी है बट ओरली ही कैन नॉट टेक। समझ में? तो क्या करना पड़ेगा हमें, एनजी ट्यूब के थ्रू हम क्या करते हैं, टू गिव मेडिसिन टू द पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन भी क्या करते हैं, देने के पर्पस से भी हम लोग क्या करते हैं, एनजी ट्यूब है या फिर राइल्स ट्यूब को हम लोग क्या करवाते हैं, परफॉर्म करवाते हैं। तो ये थे कुछ पर्पस के लिए हमने क्या बोला कि ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होती है कि नोज से कहाँ तक जाएगी, स्टोमक तक जाएगी, इसलिए इसको क्या बोला, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब बोला। फिर अपन बोले कि पर्पज की अगर बात करें तो पर्पज के लिए कुछ पर्पज अपने पास में क्या होते हैं कि टू प्रोवाइड फीडिंग और डिकम्प्रेस द स्टोमक बाय द रिमूविंग फ्लूइड एंड गैसेस। दूसरा, टू अलाउ द गैस्ट्रिक और सर्जिकल अनास्टोमोसिस टू हील बाय द रिड्यूस एक्सटेंशन। नेक्स्ट वन, टू रिमूव टॉक्सिक कंटेंट फ्रॉम द स्टोमक और टू गिव मेडिसिन टू द पेशेंट। समझ में आई मेरी बात? ओके। फिर नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि कॉन्ट्राइंडिकेशन के नेजोगैस्ट्रिक जो ट्यूब है ये कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस कंडीशन में क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो अपन बोलते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस में है। तो देखो क्या बोल सकता हूं कि अगर नोज को क्या हो गया, किसी तरह का ट्रॉमा हो गया या फिर किसी तरह की सर्जरी हुई है, उस कंडीशन में हम लोग क्या नहीं परफॉर्म करवा सकते, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब और या फिर राइल्स ट्यूब हमें क्या नहीं करनी चाहिए, परफॉर्म नहीं करवानी चाहिए। ओके। फिर अगर मैं बात करूं कि अगर क्लॉटिंग फैक्टर अगर डिसऑर्डर है, अगर पेशेंट को क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर है, उस कंडीशन में भी हमें क्या नहीं परफॉर्म करवाना चाहिए, एनजी ट्यूब परफॉर्म नहीं करवाना चाहिए बिकॉज ऑफ चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। ओके। फिर अपन क्या बोलते हैं, ईसोफेगस या फिर ईसोफेजियल वेराइसेस की जो कंडीशन है उस कंडीशन में भी हमें क्या नहीं करवाना चाहिए, एनजी ट्यूब है जो परफॉर्म नहीं करवानी चाहिए। और देखो यहाँ पे 2019 रायपुर एम्स की एग्ज़ाम हुई थी, सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, यहाँ पे एक स्पेशल ट्यूब आती है ईसोफेजियल वेराइसेस के लिए और उस ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं, ब्लैकमोर ट्यूब। उस ट्यूब को बोलते हैं ब्लैकमोर ट्यूब और सैंक्सटेकन ट्यूब हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करवाते हैं। किस कंडीशन में, ईसोफेजियल वेराइसेस के अंदर एक स्पेशल ट्यूब आती है ब्लैकमोर ट्यूब और सैंक्सटेकन ट्यूब
2019 के अंदर एम्स रायपुर में सेकंड शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसोफेजियल वेराइसिस की कंडीशन में कौन सी ट्यूब हमें यूज में लेते हैं, कौन सी काम में लेते हैं। आती है ब्लैकमोर ट्यूब, और ब्लैकमोर ट्यूब जो है उसका दूसरा नाम क्या है, सैंक्सटेकन ट्यूब। समझ में बात। अगर मैं बात करूं इंटेस्टाइन, अगर इंटेस्टाइन को हमें क्या करना है, डीकम्प्रेस करना है, तो यहाँ पे एक स्पेशल ट्यूब आती है जिसको बोलते हैं मिलर एबट ट्यूब हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो इंटेस्टाइनल डीकम्प्रेस करने के लिए, इंटेस्टाइन को डीकम्प्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, मिलर एबट ट्यूब काम में लेते हैं। इसोफेजियल वेराइसिस के अंदर कौन सी ट्यूब काम में लेते हैं, ब्लैकमोर ट्यूब और सैंक्सटेकन ट्यूब, जो कि रायपुर 2019 एम्स यानी सेकेंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अपन बोलते हैं कि अगर स्टोमक जो है, उस स्टोमक को हमें क्या करना है, डीकम्प्रेस करना है, तो हम क्या करते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या फिर राइल्स ट्यूब काम में लेते हैं। समझ में। तो ये कंडीशन थी जिसके अंदर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटर थी। ओके, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स की। देखो कितने टाइप की है। वैसे हमारे पास में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, राइल्स ट्यूब जो है हमारे पास में 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन जो है वो है लेविन ट्यूब, और लेविन ट्यूब जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है एम्स के अंदर। और लेविन ट्यूब जो है वो कैसी ट्यूब होती है, सिंगल ल्यूमेन ट्यूब होती है। कैसी ट्यूब होती है, सिंगल ल्यूमेन ट्यूब होती है। कैसी ट्यूब होती है, सिंगल ल्यूमेन ट्यूब होती है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के अंदर फर्स्ट वन टाइप कौन सी है, लेविन ट्यूब या फिर सिंगल ल्यूमेन ट्यूब होती है। यहाँ देखो होती कैसी है कि ये सिंगल ल्यूमेन है, मीन्स अगर मैं इसका आपको डायग्राम बना करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा सी ये जो ट्यूब है इस प्रकार से ट्यूब होती है। ये है आपकी लेविन ट्यूब, और लेविन ट्यूब के अंदर ये आगे वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉलिड टिप, और यहाँ पर ओपनिंग होती है, यहाँ पे आगे ओपनिंग होती है जिससे गैस्ट्रिक कंटेंट को रिमूव कर सकते हैं और फीडिंग करवा सकते हैं। समझ में आया दोनों के अंदर ही। तो इसको बोलते हैं ओपन आई, और ये हमारी मेन जो ल्यूमेन होती है जिससे गैस्ट्रिक कंटेंट को रिमूव करते हैं और जो फीडिंग करवाते हैं, तो ये होगी मेन ल्यूमेन। तो ये सिंगल ल्यूमेन ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं अपन लेविन ट्यूब। समझ में मेरी बात। ओके, इसका अगर मैं पर्पज की बात करूँ तो इसका पर्पज क्या होता है, देखो पर्पज इसका ये होता है कि गैस्ट्रिक कंटेंट को रिमूव करना, यानी गैस्ट्रिक लवाज, और गैस्ट्रिक लवाज जो है इसका दूसरा नाम है स्टोमक पंपिंग। गैस्ट्रिक लवाज जो है इसको स्टोमक पंपिंग के नाम से भी जाना जाता है। और गैस्ट्रिक लवाज में आपको अलग से पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल से, कितना सॉल्यूशन चाहिए होता है उसके अंदर। तो ये होगा गैस्ट्रिक लवाज के अंदर। दूसरा ट्यूब फीडिंग, यानी हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को फीडिंग करवा रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग क्या काम में लेते हैं, लेविन ट्यूब काम में लेते हैं। तो इसके 2 पर्पज हो गए, एक तो गैस्ट्रिक लवाज के लिए या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट को हमको रिमूव करना है, और गैस्ट्रिक लवाज का दूसरा नाम क्या है, स्टोमक पंपिंग, या फिर अपन बोलते हैं कि ट्यूब फीडिंग, यानी आप लोग पेशेंट को फीडिंग करवा रहे हैं तब अपन क्या करते हैं, लेविन ट्यूब काम में लेते हैं। अच्छा, दूसरी हमारे पास में आती है स्लैम सम्प ट्यूब जो होती है ये होती है आपकी डबल ल्यूमेन ट्यूब। कैसी ट्यूब होती है, डबल ल्यूमेन ट्यूब होती है। ये मैं आपको बना करके दिखाता हूँ कि डबल ल्यूमेन ट्यूब होती कैसी, इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, और इसमें से भी एग्जाम के अंदर प्रीवियस एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो दूसरी ट्यूब कौन सी है अपने पास में, स्लैम सम्प ट्यूब, और फर्स्ट वन थी लेविन ट्यूब। अब स्लैम सम्प ट्यूब की अगर बात करूँ तो ये ल्यूमेन कितनी होती है, इसमें डबल ल्यूमेन होती है। देखो कैसे, फर्स्ट वन इसका डायग्राम बनाऊँ, ये मैं बना रहा हूँ मेन ल्यूमेन। ये जो ट्यूब है इसकी मेन ल्यूमेन है, और ये ट्यूब हो गई, ये मेन ल्यूमेन है, और मेन ल्यूमेन में जिससे हम लोग क्या करते हैं, मोर अमाउंट ऑफ फीडिंग जो पेशेंट को है वो करवा सकते हैं। ओके, फिर दूसरी ल्यूमेन जो इसकी आती है वो इस टाइप से आती है। यहाँ पर इसके अंदर क्या आती है, ये दूसरी ल्यूमेन है जिसको अपन बोलते हैं एयर वेंट।
जिसको अपन क्या बोलते हैं, एयर वेंट। और एयर वेंट जो है इसके बारे में पूछा गया है कि एयर वेंट का दूसरा नाम क्या है, तो इसको पिग टेल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पिग टेल भी बोलते हैं। और इसका पर्पज क्या होता है कि जो भी गैसेस जो कंटेंट होते हैं, समझ में आया, गैसेस को रिमूव करना, या फिर हम बोलते हैं कि स्टोमक जो है उसका इंटरनल एनवायरनमेंट को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टेबल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो एयर वेंट है, इस एयर वेंट को हम लोग क्या करते हैं, काम में लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि ये जो एयर वेंट है इसको कभी भी आपको क्लिप नहीं करना, इसको आपको क्या नहीं करना, क्लैंप नहीं करना है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एयर वेंट जो है वो कहाँ रहना चाहिए, अबोव द लेवल ऑफ स्टोमक। कहाँ होना चाहिए, अबोव द लेवल ऑफ स्टोमक आपका क्या होना चाहिए, ये जो है एयर वेंट है वो क्या होना चाहिए, या फिर पिगटेल जो है वो अबोव द लेवल ऑफ क्या होना चाहिए, स्टोमक होना चाहिए। और इसको कभी भी हम लोग क्या नहीं करते, क्लैंप नहीं करते। समझे मेरी बात? ओके, तो कुछ इस टाइप की आपको दिखाई देती है आपकी स्लैम सम्प ट्यूब। तो लेविन ट्यूब कौन सी थी, सिंगल थी। दूसरी अगर मैं स्लैम सम्प की अगर मैं बात करूं, लेविन ट्यूब जो थी वो क्या थी, सिंगल ल्यूमेन थी। और स्लैम सम्प जो है ट्यूब वो क्या होती है, डबल ल्यूमेन होती है। और इसके अंदर क्या होता है, पार्ट जो होते हैं, एयर वेंट होता है जिसको पिगटेल भी बोलते हैं। और उसको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, क्लैंप नहीं करना चाहिए। और हमेशा क्या होना चाहिए, जो स्टोमक है उस स्टोमक का लेवल जो है उससे ऊपर होना चाहिए। कौन सा आपका, एयर वेंट। समझे मेरी बात? अच्छा, इसके पर्पज़ की बात करूं तो पर्पज़ के लिए क्या बोलते हैं, टू डीकम्प्रेस द स्टोमक। स्टोमक को हम लोग क्या करते हैं, डीकम्प्रेस करते हैं। क्यों? यहाँ पे गैसियस कंटेंट जो है उस गैसियस कंटेंट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं कि एक तो ट्यूब फीडिंग तो हम लोग करवा रहे हैं, इससे करवा सकते हैं, बट इसके साथ में एक इसका पर्पज़ क्या होता है कि स्टोमक जो है उस स्टोमक को हम लोग क्या करना है, डीकम्प्रेस करने का काम करना है। इंटेस्टाइन को अगर हमें डीकम्प्रेस करना है तो वहाँ पे एक अलग से ट्यूब आती है जिसको बोलते हैं मिलर-एबर्ट ट्यूब। समझ में आई मेरी बात? ओके, अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि मेज़रमेंट हम लोगों को कैसे करना है। इसके अगर मैं मेज़रमेंट की बात करूं तो मेज़रमेंट आपका एनजी ट्यूब का मेज़रमेंट आपको कैसे करना है। तो मेज़रमेंट के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, देखो स्टोमक, पहले अपन बात करते हैं मेज़रमेंट के लिए। तो मेज़रमेंट के लिए मैं क्या बोलता हूं कि मेज़रमेंट के लिए आपके पास में एक बेस्ट फॉर्मूला आता है और वो यही है कि नेक्स इज इक्वल टू 54। ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए बनाया है और बड़े ज़बरदस्त फॉर्मूला है। क्या होता है, मेज़रमेंट जब भी आपको राइल्स ट्यूब का करना है तो कैसे करना है, ये फॉर्मूला याद रख लो आप लोग, नेक्स इज इक्वल टू 54। अब इसका मतलब क्या होता है कि नोज ठीक है, एन का मतलब यहां पे आ गया नोज, और नोज से फिर आपको इसका मेजरमेंट करना है नोज, और नोज से फिर आपको करना है ईयर पिन्ना। नोज से फिर ईयर पिन्ना, और ईयर पिन्ना से फिर आपको क्या करना है, कहां तक करना है, ये आपको करना है जिफॉइड प्रोसेस तक। समझ में आ रहा है? तो मेजरमेंट के लिए क्या है, नोज से फिर ईयर से फिर आपका जिफॉइड प्रोसेस। तो इस 54 का मतलब क्या है, इस 54 का मतलब क्या है कि नोज से लेकर, जब हम लोग एडल्ट के अंदर मेजरमेंट करते हैं तो नोज से लेकर के ईयर पिन्ना से फिर जिफॉइड प्रोसेस तक जब ट्यूब आती है तो कितनी आएगी, वो आएगी 54 सेंटीमीटर। तो ये कुछ होता है मेजरमेंट किसका, एनजी ट्यूब का और राइल्स ट्यूब का। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।